नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि रील का नहीं बल्कि रियल जिंदगी का जेम्स बॉन्ड है। एक ऐसा शख्स जो हाल ही में संपन्न हुए G20 के सफल आयोजन का अनसंग हीरो है। चीन के BRI प्रोजेक्ट का जवाब माने जा रहे IMEC के पीछे का असली ब्रेन है। कनाडा के खिलाफ भारत की कूटनीतिक कामयाबी का हीरो है। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम शो का दमदार बंदा कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन की खुफिया निगरानी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की निगहबानी में डोभाल की अहम भूमिका रही है। हम आपको अजीत डोभाल के केरल कैडर के IPS ऑफिसर से NSA बनने तक की गाथा सुनाएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि क्यों डोभाल के नाम से पाकिस्तानियों के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान का ये रियल जेम्स बॉन्ड 5 दशक से लगातार देश की सेवा में जुटा हुआ है। इस दौरान देश को जब जब जरूरत पड़ी अजीत डोभाल मोर्चे पर भेज दिए गए और हर अग्नि परीक्षा में वो सफल साबित हुए। कल्पना और हकीकत के बीच रसाकशी की रवायत मानव सभ्यता के विकास का अहम हिस्सा रही है। कल्पना का रोमांच अक्सर हकीकत की कड़वाहट पर भारी पड़ता है, लेकिन कई बार हकीकत रोमांच की रेस में कल्पना को भी पछाड़ देती है। कल्पना को, तस्वुर को रोमांच की रेस में कोसों पीछे छोड़ देने वाली हिंदुस्तान की एक ऐसी ही बेनजीर हकीकत का नाम है अजीत डोभाल। ब्रिटेन के विख्यात राइटर इयान फ्लेमिंग ने जिस सीक्रेट सर्विस एजेंट जेम्स बॉन्ड को अपनी बेजोड़ कल्पना के दम पर 1953 से 1966 के बीच खड़ा किया, उस जेम्स बॉन्ड के किरदार को हकीकत के आईने में देखना हो तो आप डोभाल के पूरे 50 साल के दौरान किए एक से बढ़कर एक सीक्रेट मिशंस को देख लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सीक्रेट सर्विस से जुड़ी कुछ घटनाएं तो इतनी सनसनीखेज और इतनी रोमांचकारी हैं कि जेम्स बॉन्ड का काल्पनिक किरदार भी उनके आगे बौना लगने लगता है। आज दुनिया में ऐसी कोई दूसरी शख्सियत नहीं है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर के मामले में डोभाल का मुकाबला कर सके। 78 साल की उम्र में भी ये शख्स जहां खड़ा हो जाता है, चुनौतियां, समस्याएं, परेशानियां पतली गली पकड़ लेती हैं। ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर का सुपर स्किल NSA डोभाल को बाय बर्थ मिला है। डोभाल एक बार जिसकी समझाइश कर देते हैं, उसे जिंदगी में दोबारा किसी और से समझने की जरूरत नहीं पड़ती। डोभाल की समझाइश स्किल की पहली झलक दुनिया ने तब देखी जब IPS बनने के बाद साल 1968 में केरल के कोट्टायम जिले में बतौर ASP उनकी पहली पोस्टिंग हुई। उनकी ज्वाइनिंग के 3 साल बाद कन्नूर जिले के थलासेरी कस्बे में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और दंगे बेकाबू होने लगे। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों की दुकानें लूटने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के घरों पर भी धावे बोले गए। उस दौरान केरल के ही के करुणाकरण केंद्रीय गृह मंत्री थे। करुणाकरण ने तेज तर्रार नौजवान IPS अजीत डोभाल को दंगा रोकने की जिम्मेदारी सौंपी। डोभाल को दंगाग्रस्त इलाके में भेज दिया गया। डोभाल ने प्रभावित इलाकों में लाठी डंडे भाजने की बजाय दोनों पक्षों की समझाइश शुरू की।
उनकी बातों का लोगों पर इतना असर पड़ा कि बिना बल प्रयोग के न सिर्फ दंगे रुक गए बल्कि लोग अदावत भूलकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। यहाँ तक कि दंगे के दौरान लूटे गए सामान भी लोग एक दूसरे को लौटाने लगे। सवाल यह है कि डोभाल ने दंगाइयों को ऐसा क्या समझा दिया कि उन्होंने तुरंत हिंसा रोककर शांति का मार्ग चुन लिया। दरअसल राष्ट्र व्यवस्था को लेकर डोभाल का फलसफा शुरू से ही क्लियर था। देश को या व्यवस्था को संभालने या चलाने के अपने फलसफे को डोभाल ने बहुत बाद में अपनी एक स्पीच के जरिए साफ किया। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए। ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। अजीत डोभाल की इसी साफगोई, इसी जीवन दर्शन ने उन्हें शक्ति के संधान का सबसे बड़ा साधक बना दिया। ये फलसफा बहुत शुरू में ही उन्होंने अपने अंतरतम में पैबंद कर लिया कि जब तक आप खुद शक्तिशाली नहीं बनेंगे, आपकी बात कितनी ही न्याय संगत क्यों न हो, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। बहरहाल केरल के थलासेरी में बिना खूरेजी के, बिना रक्तपात के दंगा कंट्रोल कर लेने के करिश्माई कारनामे से तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण डोभाल से बेहद खुश थे। उधर दूसरी ओर भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगाह इस नगीने पर जाकर टिक गई। आईबी के आग्रह पर उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरल से दिल्ली डेपुटेशन पर बुला लिया गया। यहीं से शुरू हुआ डोभाल के स्पाई मास्टर और जेम्स बॉन्ड बनने का सिलसिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 दशक से स्पाई मास्टर डोभाल हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सरकारों के ट्रबल शूटर बने हुए हैं। बिना थके, बिना रुके 78 साल की उम्र में भी शक्ति के संधान का सिलसिला बदस्तूर कायम है। कहा जाता है कि अजीत डोभाल अगर एक बार किसी को समझा दें तो उसे दोबारा किसी और से समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने इस अनूठे कौशल की मिसाल उन्होंने कई बार पेश की है। दुश्मन चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, डोभाल उसकी गर्दन पकड़ने से नहीं हिचकते। अजीत डोभाल जब मिशन पर होते हैं तो महाभारत के अर्जुन की तरह उनका दिमाग पूरी तरह उसी पर फोकस रहता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि जिस मिशन में वो है उसमें जान का जोखिम है। कामयाबी का पैमाना निरपेक्ष नहीं होता। राष्ट्रहित के नजरिए से देखेंगे तो आजाद हिंदुस्तान के 76 साल के इतिहास में अजीत डोभाल से कामयाब शायद ही कोई दूसरा शख्स आपको नजर आए। पिछले 50 सालों में देश के सामने जब भी कोई चुनौती आई, देश के सामने जब भी कोई संकट खड़ा हुआ, डोभाल अपने करिश्माई व्यक्तित्व से, अपनी विलक्षण दूरदर्शिता से, अपनी बेजोड़ रणनीति से उसका हल निकालने में कामयाब रहे। ये बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। साल 1972 में अजीत डोभाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1972 में ही उनकी शादी हुई थी। 1972 में ही वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े और 1972 में ही उन्होंने स्पाई मास्टर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। डोभाल जब आईबी से जुड़े उस समय मिजोरम में अलगाववाद और उग्रवाद फुफकार मार रहा था। अलगाववादी नेता लाग टेंगार के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का सेपरेट होमलैंड का आंदोलन चरम पर था। इस आंदोलन को नेस्तनाबूद करने की फौलादी जिम्मेदारी अजीत डोभाल को सौंपी गई। नई नई शादी के मादकता के मोहपाश का रंच मात्र भी परवाह किए बगैर डोभाल मिजोरम के मिशन पर निकल पड़े, ये जानते हुए भी कि उनका सामना मौत से होने वाला है।
मिजोरम पहुंचने के बाद डोभाल ने अपने पैने सूचना तंत्र से यह पता कर लिया कि लाल डेंगा की असली ताकत उसके 7 तेज तर्रार कमांडर हैं। डोभाल ने लाल डेंगा के 7 कमांडरों की साइकोलॉजी की क्लोज स्टडी की और उसके बाद उन पर पासा फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 7 में से 6 कमांडरों को फोड़कर अपने साथ मिला लिया। लाल डेंगा को एहसास हो गया कि उनकी कमर टूट चुकी है, लिहाजा वो भारत सरकार के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। न खून खराबा, न हिंसा, न ही उग्रवादियों की कोई बड़ी शर्त मानी गई। फिर भी 60 के दशक से जारी मिजो नेशनल फ्रंट का उग्रवाद हमेशा के लिए नेस्ते नाबूद हो गया। जो लाल डेंगा सेपरेट होमलैंड की मांग कर रहे थे, वो खुद भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गए। सवाल यह है कि डोभाल ने ऐसा क्या कर दिया जो भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके थे वो भारत के साथ खड़े हो गए। इसकी वजह यह है कि डोभाल को भारतीय इतिहास की बारीकियों की गजब की समझ है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। अदम्य साहस और शौर्य के साथ अपने देश के इतिहास की मुकम्मल समझ ने डोभाल को आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसीहा बना दिया। देश पर जब जब संकट आया, डोभाल को याद किया गया और वो हर अग्नि परीक्षा के बाद और ज्यादा निखर कर सामने आए। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों ने 1988 में एक बार फिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की भयावहता और विकरालता को देखते हुए एक बार फिर से ब्लू स्टार सरीखे के ऑपरेशन का जोखिम सरकार नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए देश के धाकड़ रणनीतिकारों को पर्दे के पीछे रहने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार की याद आई। डोभाल को ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डोभाल एक रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर के आसपास मंडराने लगे। एक दिन एक खालिस्तानी उग्रवादी को उन पर शक हो गया। डोभाल की जिंदगी खतरे में आ गई, लेकिन देश के इस शूरवीर ने ना तो हिम्मत खोई और ना ही हौसला। उन्होंने उस खालिस्तानी उग्रवादी से कहा, मैं आईएसआई का एजेंट हूं और मुझे आप लोगों की मदद के लिए भेजा गया है। खालिस्तानी उग्रवादी उनके भरोसे में आ गया और उन्हें स्वर्ण मंदिर के अंदर ले गया। डोभाल आईएसआई एजेंट बनकर 2 दिन तक स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानी उग्रवादियों के बीच रहे और हथियारों से लेकर उनकी संख्या और उनके मददगारों की सारी जानकारी कलेक्ट कर ली। भीतर की सटीक जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सारी चुनौतियां खत्म हो गई। 9 मई 1988 को ऑपरेशन शुरू हुआ और 18 मई 1988 को आतंकवादियों के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कामयाबी के करीब 2.5 दशक बाद डोभाल ने अपनी एक स्पीच में कहा कि दुश्मन की सही पहचान किए बगैर आप उसे हरा नहीं सकते। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसको आप कभी हरा नहीं सकते। आपको तो कहना ही पड़ेगा। अब चाहे उसके पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो या उसकी सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको परास्त करना है तो उसका डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। शत्रु की रग रग से वाकिफ होने के लिए ही अजीत डोभाल अपना जीवन दांव पर लगाकर 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे और इस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों की भी जानकारी इकट्ठा करते रहे और इतनी सफाई से इकट्ठा करते रहे कि आईएसआई को इसकी भनक तक नहीं लगी। डोभाल इस दौरान आईएसआई की गतिविधियों के अलावा पाकिस्तान की एटॉमिक एक्टिविटीज की भी जानकारी लेते रहे और भारत सरकार को भेजते रहे, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगर पाकिस्तानी सेना या सरकार को उनके बारे में पता चल जाएगा तो वो उनका क्या हश्र करेंगी। पाकिस्तान में स्पाई बनकर रहने के दौरान एक बार किसी ने डोभाल को पहचान लिया कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। खुद डोभाल से सुनिए तब उनकी क्या स्थिति हुई। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो,
मैंने कहा आप क्यों कहते हैं यह? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। डोभाल पाकिस्तान में 7 साल रहकर और अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत आज भी उनका नाम सुनकर सिहर जाती है। पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ डोभाल ने उसका वो हाल किया कि उन्हें अपने पैरों तले जमीन भी खिसकती नजर आ रही है। अजीत डोभाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके दिमाग को रीड कर पाना बड़े बड़े धुरंधरों के भी बस की बात नहीं। दुश्मन खेमे की मुकम्मल जानकारी इकट्ठी कर लेना और अपने बारे में दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देना डोभाल की मास्टर स्ट्रैटेजी का मूल मंत्र है। ये उनकी कुशल रणनीति ही है कि भारत ने म्यांमार की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और बालाकोट में बम बरसाकर जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। अजीत डोभाल के दिमाग की थाह लगा लेना आम लोगों की कौन कहे, खुफिया तंत्र के बड़े बड़े सुरमाओं के लिए भी मुमकिन नहीं है। दुश्मन खेमे की रणनीतिक सोच की रेंज जहां खत्म हो जाती है, डोभाल वहां से अपनी बिसात बिछाने शुरू करते हैं। मणिपुर के चंदेल में उग्रवादी हमले के बाद म्यांमार की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर उग्रवादियों के कैंप को तबाह करने का कारनामा हो, या उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की चोट, या फिर पुलवामा के कायराना अटैक के बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को चंद मिनटों में कब्रिस्तान बनाने का पराक्रम, इन सब के पीछे अजीत डोभाल के महीन, ज़हीन और अभेद्य दिमाग का ही करिश्मा था। अपने कैंप की जीरो या लिस्ट कैजुअलिटी के साथ दुश्मन के खेमे को नेस्तनाबूद कर देने के नायाब हुनरमंद अजीत डोभाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर ऑपरेशन के लिए इनके दिमाग में खालिस नया आइडिया होता है। डोभाल देश के पहले ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें शांति के वक्त दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफल बनाने के लिए साल 1989 में डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। डोभाल के नॉवेल्टी थॉट प्रोसेस और सुपर इंटेलिजेंस स्किल का लोहा दुनिया भर के रणनीतिकार मानते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने हाल ही में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार न सिर्फ अपने देश के लिए अनमोल हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेशकीमती खजाना हैं। खुफिया विभाग में शीर्ष तक पहुंचने वाली शख्सियतें भी डोभाल को आयरन मैन ऑफ इंटेलिजेंस मानती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी जमाने में डोभाल के सुपर बॉस रह चुके एम.के. नारायणन कहा करते थे, जब किसी मामले में मुझे नर्म रुख अपनाने की जरूरत होती है तो मैं अमरजीत सिंह दुलत को बुलवाता हूं, लेकिन जब मुझे डंडे से काम लेना होता है तो मैं डोभाल को याद करता हूं। दरअसल डोभाल ने खतरनाक से खतरनाक मिशन के लिए कभी ना नहीं कहा, और दिलचस्प हैरानी ये है कि किसी भी मिशन इम्पॉसिबल में वो नाकाम भी नहीं हुए। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण के किस्से तो हर किसी की जुबान पर होते हैं, लेकिन उसकी थ्रिलिंग इनसाइड स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाकया 24 दिसंबर 1999 का है, जब आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को भारतीय वायु सीमा में घुसते ही अगवा कर लिया और उसे लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार ले गए। विमान में कुल 180 यात्री सवार थे, लेकिन 27 यात्रियों को दुबई में आतंकवादियों ने रिहा कर दिया।
जिनमें से ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े थे। बाकी यात्रियों को रिहा करने के बदले में आतंकवादियों ने भारी भरकम शर्तें रखनी शुरू कर दी। इसके बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार को सुध हुई हिंदुस्तान के ट्रबल शूटर जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की। यहाँ आम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब सरकार ने आतंकवादियों की शर्तें मान ही ली तो फिर डोभाल ने क्या किया। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि 153 बंधकों की जान बचाने के लिए डोभाल ने आतंकवादियों की सिर्फ एक छोड़कर सारी शर्तें ठुकरा दी। आतंकवादियों की भारी भरकम मांगों को एक बार ध्यान से देखिए, सारा सच आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आतंकवादियों ने कश्मीर से भारतीय सेना हटाने की मांग की थी। एक कश्मीरी टेररिस्ट सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी सौंपने की मांग कर रहे थे। 40 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भी मांग कर रहे थे। लेकिन आखिर में सिर्फ 3 आतंकी मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद की रिहाई की शर्त पर सभी बंधक यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी हो गए। अगर डोभाल जैसा नेगोशिएटर न होता तो मुमकिन था आतंकवादी अपनी सारी मांगे मनवा लेते, क्योंकि तत्कालीन वाजपेयी सरकार पर 153 बेकसूर नागरिकों की जिंदगी बचाने का जबरदस्त दबाव था। लेकिन डोभाल के बातचीत का अंदाज थोड़ा अलग होता है। याद कीजिए, आजादी के 70 साल बाद तक अनुच्छेद 370 को लेकर कितना बड़ा हौवा बना हुआ था। वितंडा ऐसा बनाया गया था कि अगर भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को छेड़ने की कोशिश की तो घाटी में खून की नदियां बहने लगेंगी। लेकिन मोदी सरकार ने जब 370 के खात्मे का मन बनाया तो सबसे पहले अजीत डोभाल को मिशन पर लगाया गया। डोभाल ने कश्मीर घाटी के कई गुप्त दौरे किए, सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। पूरी कश्मीर घाटी में फील्डिंग सेट करने के बाद डोभाल ने मोदी सरकार को 370 हटाने की हरी झंडी दे दी। Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see. Where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone this thing like that. जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संसद में प्रस्ताव पारित कर अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया जो गले की हड्डी बना हुआ था। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक और दिलेर फैसले के बाद पूरी दुनिया की निगाह कश्मीर घाटी पर थी। माहौल तो ऐसा बनाया गया था मानो कश्मीर में आतंकवादी प्रलय आ जाएगा। लेकिन कमाल देखिए कि केंद्र सरकार के इस साहसिक पहल के 1 घंटे बाद ही डोभाल दिल्ली से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गए। जो शख्स पाकिस्तान की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी है, जो शख्स दहशतगर्दों का सबसे बड़ा महाकाल है, वही शख्स 370 के खात्मे के चंद घंटों बाद कश्मीर घाटी के बारूदी रास्तों पर सीना तान कर घूमने लगा। स्थानीय अनजान लोगों के बीच जाकर उनसे बातें करने लगा, सड़क पर खुलेआम उनके साथ बिरयानी खाने लगा। नहीं कोई नहीं हार्ट फेल होता, इतना कच्चा हार्ट मत रखा करो कि फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं। आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कर रहे हैं और ये है कोई प्रेम की भावना बना करके सबके साथ में ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है। वर्तमान और इतिहास के बीच का रिश्ता बड़ा ही विचित्र होता है। वर्तमान का जो पल अमूमन सामान्य तरीके से या हल्के फुल्के रोमांच के साथ निकल जाता है, वही इतिहास के पन्नों में जब दर्ज होता है तो पढ़ने वालों के लिए सुपर थ्रिलर बन जाता है। 370 के खात्मे के बाद डोभाल पूरे 11 दिन कश्मीर घाटी में रहे, लेकिन क्या मजाल कि किसी ने बम तो दूर पटाखा भी छोड़ने की हिमाकत की हो।
यही वजह है कि दक्षिण भारत के जाने माने राइटर और जर्नलिस्ट स्वामीनाथन गुरुमूर्ति डोभाल को सुपर ह्यूमन मानते हैं। गुरुमूर्ति का कहना है कि डोभाल छत्रपति शिवाजी और भगत सिंह के समकालीन संस्करण हैं। कमाल ये है कि 78 साल की उम्र में भी ये शख्स हिंदुस्तान के दुश्मनों के दिलो दिमाग में खौफ का पर्याय बना हुआ है। तो बंदे में है दम में इस बार हमने अजीत डोभाल की जिंदगी से जुड़ी कुछ छुए अनछुए पहलुओं को आपको बताया। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।